अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफ्दर हयात की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। वो माह अप्रैल के बस्ती अय्याम थे। मौसम गर्मा ने अपने पर खोल लिए थे। अभी फ़ज़ा में वो हिद्दत और शिद्दत तो पैदा नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी बिला झिझक बड़े एतमाद से कहा जा सकता था कि गर्मियाँ शुरू हो चुकी थीं। मैं इन दिनों ज़िला गुजरानवाला की तहसील वज़ीराबाद के एक थाने में तैनात था। एक रोज़ मैं हस्बे मामूल थाने से उठने का इरादा कर ही रहा था कि एक कांस्टेबल ने मेरे कमरे में आकर इतला दी, मलिक साहब, इधर सोदरा में कत्ल की एक वारदात हो गई है। मौजा सोदरा मेरे थाने की हदूद में आता था, बल्कि ये थाना सोहिद्रा ही से ज़्यादा करीब था। मैं थाने से निकलकर 10-15 मिनट में वहाँ पहुँच सकता था। मैंने इतला लेकर आने वाले कांस्टेबल से इस्तफसार किया, तजम्मुल, तुम किसके कत्ल की बात कर रहे हो? जनाब, इस शख्स का नाम तो अब्दुल गफ्फार है, लेकिन इलाके के लोग इसे मामू कहते हैं, उसने वजाहत करते हुए बताया। कस्बे के मेन बाजार में उसकी टिक्के कबाब की दुकान है। मैंने असबात में गर्दन हिलाई। अब आगे बताओ कि तुम्हें यह खबर किसने दी और मामू का कातिल कौन है? कातिल के बारे में तुम्हें कुछ नहीं जानता। मगर साहब, वो जुज़बुज़ होते हुए बोला, उधर जाए बकुआ से 2 बंदे आए हैं इस वाक़े की इत्तला लेकर। वो बाहर बरामदे में बैठे हैं। आपका हुक्म हो तो इन्हें अंदर बुला लूँ? किसी भी मुस्बित और नेक काम के लिए मेरी इजाज़त या हुक्म की ज़रूरत नहीं है तजम्मुल, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। तुम इन बंदों को फ़ौरन मेरे पास ले आओ। जो हुक्म मलिक साहब। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर निकल गया। 1 मिनट के बाद वो दोबारा मेरे सामने मौजूद था और इस बार तजम्मुल के साथ 2 अफराद भी थे। मैंने इनके नाम और काम दरियाफ्त किए, फिर पूछगछ शुरू कर दी। एक शख्स का नाम मुश्ताक अहमद था। वो भारी भरकम और पस्ता कामत था। उसने अपने डील डोल की मुनासबत ही से खासी सेहतमंद मूछें रख छोड़ी थीं। वो मामू की कबाब वाली दुकान के साथ गंडेरी की रेहड़ी लगाता था, जबकि दूसरे बंदे का नाम जुनैद खान था। वो दरमियाने कद-काठ का मालिक था और ये भी मकतूल की दुकान के करीब ही फल फरोख्त किया करता था। हाँ भाई, मैंने बारी बारी मुश्ताक और जुनैद के चेहरों का जायजा लेते हुए पूछा, मामू को किसने कत्ल किया है और क्यों? थानेदार साहब, ये तो किसी को भी पता नहीं कि वो शख्स कौन था जिसने तेश में आकर छुरी से उस पर हमला कर दिया था, जुनैद ने उलझनज़दा अंदाज में बताया। और जहाँ तक क्यों का ताल्लुक है, तो मैंने खुद देखा था कि इस वाक़े से पहले मामू और इस शख्स में खासी बहस और तकरार हो रही थी। ये बात तुम किस बुनियाद पर कह रहे हो कि किसी को भी नहीं पता कि कातिल कौन शख्स था? मैंने एक बार फिर सवालिया नज़र से उनके चेहरों का जायज़ा लिया। कोई तो इसके बारे में कुछ न कुछ तो जानता होगा। यही तो मसला है थानेदार साहब, मुश्ताक परेशानी से बोला। वो सबके लिए अजनबी था। मैंने और जुनैद ने इसे सोहिद्रा में पहले कभी नहीं देखा। ये तो बड़ी अजीब सी बात है, मैंने गैर मुतमईन अंदाज में कहा। एक ऐसा शख्स जिसे मौजा सोहिद्रा में कोई भी नहीं जानता, इसकी मामू कबाब वाले से भला क्या दुश्मनी हो सकती है? थानेदार साहब, जुनैद ने गहरी संजीदगी से कहा, मैं समझता हूँ कि ये अफसोसनाक वाक़या किसी दुश्मनी का नतीजा नहीं है, बल्कि वहाँ जो कुछ पेश आया वो वक्ती इश्तियाल के सबब था। मामू और इस अजनबी शख्स में किसी बात पर तू-तू मैं हुई और इस शख्स ने मामू की छुरी उठाकर इसी पर आजमा डाली। तुम लोग चलो मेरे साथ, मैंने एक फैसले पर पहुंचने के बाद कहा। जाए बकुआ पर चलकर देखते हैं कि मामला है क्या। मैंने थाने से उठकर अपने क्वार्टर की तरफ जाने का प्रोग्राम मौखर कर दिया और कांस्टेबल सफ्दर को अपने साथ लेकर जाए वारदात की जानिब रवाना हो गया। हालांकि इस वक्त मुझे बड़ी शदीद नौयत की भूख महसूस हो रही थी, लेकिन फ़र्ज़ की अदायगी आपकी ज़ात और ज़रूरियात से हमेशा ज़्यादा अहम होती है। जिस तरह गाहक और मौत का कोई टाइम टेबल नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही पुलिस डिपार्टमेंट में एमरजेंसी का कोई तयशुदा उसूल नहीं होता और ख़ास तौर पर थानेदार तो 24 घंटे ऑन ड्यूटी होता है। लेकिन शर्त वही है, अगर वो अपने फ़राइज़ को पहचानता हो तो, वरना बाज़ थाने और बाज़ थानेदार ऐसे भी हैं कि इनके लिए रावी, चनाब, जहलम, सतलज और सिंध सब के सब सुखचैन ही लिख रहे होते हैं। जब मैं जाए वकुआ पर पहुंचा तो वहां एक दूसरी और इंतहाई मुख्तलिफ सूरत हाल से वास्ता पड़ा। मैं ये तवक्को कर रहा था कि सोहिद्रा के मेन बाजार में टिक्के की दुकान पर मामू
की लाश जमीन पर पड़ी होगी और कोई 2 दर्जन अफराद उसके गिर्द घेरा डाले खड़े होंगे। लेकिन वहां एक नया नक्शा देखने को मिला। मामू की दुकान पर चंद लोग जमा थे और आपस में बड़े गंभीर अंदाज में बातें कर रहे थे और उसकी लाश का दूर दूर तक कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। इस सूरत हाल ने मुझे जहनी तौर पर उलझा दिया और मैंने अपने साथ आने वालों से पूछा, मुश्ताक, जुनैद, ये क्या तमाशा है? तुम लोगों ने बताया कि किसी अजनबी लफंगे ने मामू का कत्ल कर दिया था, मगर यहाँ तो जनाब, जब हम आपको इत्तला देने गए थे तो मामू इधर ही गिरा पड़ा था। जुनैद ने जमीन के एक हिस्से की जानिब इशारा करते हुए उलझन सदा अंदाज में बताया। पता नहीं अब वो कहाँ गायब हो गया है। वो कहीं गायब नहीं हुआ सरकार, वहां मौजूद लोगों में से एक ने आगे बढ़कर कहा, चंद लोग मामू को टांगे में डालकर क्लिनिक ले गए हैं। क्लिनिक? मेरी हैरत दो चंद हो गई। एक लाश को क्लिनिक ले गए हैं? जी हाँ, वही पुख्ता उम्र शख्स वजाहत करते हुए बोला। जब मुश्ताक और जुनैद को हमने थाने की तरफ दौड़ाया था तो उस वक्त यही लग रहा था कि मामू का काम हो गया, मगर इनके जाने के 2 मिनट बाद ही बेहिस्सो हरकत पड़े मामू में अचानक हरकत पैदा हुई और वो तकलीफ की शिद्दत से कराहने लगा। मौके पर मौजूद लोगों ने एक टांगा लाकर इसमें उसको डाला और डॉक्टर अब्बास के क्लिनिक ले गए हैं। वो सांस संभार करने के लिए थमा और फिर इजाफा करते हुए बोला, डॉक्टर अब्बास का क्लिनिक थोड़ी दूर उधर मेन बाजार ही में है। वो तहम्मुल मिजाज शख्स खासा समझदार और बुर्दबार नजर आता था। इसकी उम्र 55 से ज्यादा थी। मैंने उससे पूछ लिया, चाचा आपका नाम क्या है? फरीद बुखारी, उसने जवाब दिया, लेकिन लोग सिर्फ बुखारी या बुखारी साहब कहते हैं। बुखारी साहब, आप भी इधर ही रहते हैं? मैंने एक फौरी ख्याल के तहत पूछा। जी हाँ, बिल्कुल, उसने इस्पात में गर्दन हिलाई। हम लोग 3-4 पीढ़ियों से इधर ही रह रहे हैं जी। मैं पाक फौज में था, कुछ अर्सा पहले रिटायर्ड हुआ हूँ। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई बुखारी साहब, मैंने इसे गर्मजोश मुसाफा करते हुए कहा। मुझे उम्मीद है कि आप कानून से अपने भरपूर तावन का इजहार करेंगे। आप हुक्म करें इंचार्ज साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला। मुझसे जो भी हो सका जरूर करूंगा। मुझे पता चला है कि मामू पर हमला करने वाला शख्स इस इलाके से ताल्लुक नहीं रखता। मैंने फरीद बुखारी की आंखों में देखते हुए कहा, जितने भी लोगों ने उसे देखा इन सब के लिए वो अजनबी था। क्या आप भी ऐसा ही समझते हैं? जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले इसी मौजू पर बात हो रही थी। वो अस्बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैंने खुद अपनी आंखों से तो इस शख्स को देखा नहीं, मगर लोगों का यही कहना है कि आज से पहले इसे इस इलाके में कभी किसी ने नहीं देखा। जब उसने मामू पर हमला करने के बाद यहाँ से फरार होने की कोशिश की तो किसी ने आगे बढ़कर उसे रोका या पकड़ा क्यों नहीं? मैंने खासे चुपते हुए अंदाज में सवाल किया। थानेदार साहब, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, वो तज्जियाती अंदाज में बोला, जब उसने अचानक मामू पर वार किया होगा और मामू नीचे जमीन पर गिर गया होगा तो यहाँ मौजूद लोगों की तमाम तर तवज्जो मामू की जानिब मबसूल हो गई होगी और किसी ने शख्स पर ध्यान नहीं दिया होगा, लिहाजा वो बड़ी आसानी से फरार होने में कामयाब रहा। फरीद बुखारी की बात समझ में आ रही थी। इमरजेंसी की सूरत में अमूमन अवाम इसी तर्ज अमल का मुजाहरा करते हैं। मैंने तस्दीकी अंदाज में पूछा, इसका मतलब है जब मामू पर हमला हुआ आप यहाँ मौजूद नहीं थे? जी नहीं, उसने नफी में गर्दन हिलाई और बताया कि जब मैं यहाँ पहुंचा तो ये वाकया पेश आ चुका था और हमलावर यहाँ से फरार हो गया था। अलबत्ता, लम्हाती तवक्कुफ करके उसने इजाफा किया, अलबत्ता जुनैद और मुश्ताक मेरे सामने ही आपको इत्तला देने थाने की तरफ गए थे और जब मामू के जिस्म में हरकत हुई तो मैंने फौरन उसे 2 अफराद की निगरानी में एक टांगे में डालकर अब्बास क्लिनिक भिजवा दिया। यह आपने बहुत अच्छा किया, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा, और अब इससे भी ज्यादा एक और अच्छा काम आपको करना है। जी, वो क्या? वो सवालिया नजर से मुझे देखने लगा। मैंने कहा, आप एक रिटायर्ड फौजी हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि ये काम आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। आप हुक्म तो करें थानेदार साहब, वो बड़े जोश में बोला। मेरे बस में जो भी हुआ जरूर करूंगा। मैं तो अभी फौरी तौर पर अब्बास क्लिनिक जा रहा हूँ, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता यहाँ की सूरत हाल आप संभालेंगे? जी जरूर संभालूंगा, वो जल्दी से इस्पात में गर्दन हिलाते हुए बोला। बताएं, मुझे क्या करना होगा? नंबर 1, चाय वकुआ की जो चीज़ जहाँ पड़ी है वो वहाँ से हिलना नहीं चाहिए, मैंने कहा। इस सिलसिले में मेरा कांस्टेबल भी आपकी मदद करेगा। मैंने अपने साथ आए हुए कांस्टेबल सफ्तर की जानिब इशारा किया, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा,
नंबर 2, आप यहाँ पर मौजूद अफराद में से कम 10 ऐसे लोगों का चुनाव करेंगे जिन्होंने हमलावर को बहुत करीब से देखा है और दोबारा देखते ही फौरन पहचान सकते हों, पूरे दावे के साथ। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ, वो पुरमाइनी अंदाज में बोला। आप बेफिक्र होकर क्लिनिक जाएं, ये दोनों काम हो जाएंगे। मैंने कांस्टेबल सफदर को ज़रूरी हिदायत दी, फिर जख्मी मामू को देखने अब्बास क्लिनिक की जानिब रवाना हो गया। अब्दुल गफ्फार उर्फ मामू की हालत अब खतरे से बाहर थी। वो इस काबिल तो नहीं था कि मैं इसका बयान कलमबंद कर सकता, ताहम डॉक्टर ने उसके खतरनाक जख्म पर टाँके लगाकर मरहम पट्टी कर दी थी और उसे इंजेक्शन भी लगा दिया था, जिसके ज़ेरे असर वो इस वक्त गहरी नींद सो रहा था। मैंने तनकीदी नज़र से मामू का जायज़ा लिया, फिर डॉक्टर अब्बास के पास आ बैठा। अब्बास क्लिनिक 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। इब्तिदाई हिस्से में वो खुद बैठकर मरीजों को देखता था और अकबी हिस्सा इमरजेंसी मरीजों के लिए था, जहां ड्रिप वाले मरीजों को लिटाया जाता था या फिर ऐसे मरीजों को जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो। मामू इसी हिस्से में सुकून की नींद सो रहा था। इन दोनों हिस्सों के बीच में एक लंबूतरी सी कब्रुनुमा डिस्पेंसरी बनी हुई थी। डॉक्टर अब्बास माजरत खाना अंदाज में बोला, थानेदार साहब, ये सीधा सीधा पुलिस केस था और मैंने आपकी इजाज़त के बगैर ही मरीज को ट्रीटमेंट दे दिया है। आपने बहुत अच्छा किया डॉक्टर साहब, मैंने उसका शाना थपथपाते हुए कहा। आपने एक शख्स की जान बचाने की कोशिश की है और अपनी इस कोशिश में 100% कामयाब भी रहे हैं। गोया आपने पूरी इंसानियत को बचा लिया है। वो मेरे आखिरी जुमले की गहराई में उतरकर इसकी मानवीयत को महसूस करते हुए बोला, डॉक्टर तो सिर्फ कोशिश ही करता है, जिंदगी बचाने या जिंदगी देने वाली तो खुदा की ज़ात ही है, इसमें क्या शक है। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, इंसान महज मुस्बित और मनफी कोशिश करता है, जिंदगी और मौत देने का इख्तियार सिर्फ इसी कादर मुतलक को है। वो इस बात में सर हिलाने लगा। मैंने पूछा, मामू की क्या पोजीशन है? वो मेरे हिसाब से अब बिल्कुल ठीक है, खतरे वाली कोई बात नहीं, वो तसल्ली भरे अंदाज में बोला। गर्दन पर गहरा जख्म आया है, आप तो जानते ही हैं तेजधार आले का कट कितना जालिम होता है। बहरहाल मैंने टाँके वगैरह लगाकर जख्म अच्छी तरह सी दिया है। हफ्ता 10 दिन में मामू भला चंगा हो जाएगा। मैंने पूछा कि मामू को जो लोग यहाँ लेकर आए थे, इनमें से कोई नजर नहीं आ रहा, वो कहाँ चले गए हैं? मामू के साथ 2 बंदे आए थे थानेदार साहब, डॉक्टर ने बताया। एक का नाम सुभान है, वो अब मामू की बीवी को इस वाक़े की इत्तला देने गया है। मेरा ख्याल है कि वो उसकी बीवी को साथ ही लेकर आएगा और फिर मामू को क्लिनिक से घर भी वही पहुंचाएगा। और दूसरा आदमी कौन था? मैंने सवाल किया। सल्लू, डॉक्टर अब्बास ने जवाब दिया। सलामत अली उर्फ सल्लू नामी ये नौजवान मामू की दुकान पर मुलाजिम है। अभी थोड़ी देर पहले तो वो यहीं था, हो सकता है कि उधर बाहर कहीं खड़ा हो, मैं देखता हूँ उसे। डॉक्टर ने बात मुकम्मल करने के बाद उठने का इरादा किया ही था कि घुंघरियाले बालों वाला एक पस्ताकामत नौजवान क्लिनिक में दाखिल हुआ। उसकी उम्र 20-22 साल रही होगी। रंगत गंदुमी और आंखों के अंदाज में एक खास किस्म की तेजी और तर्रारी थी। इस नौजवान पर निगाह पड़ते ही डॉक्टर अब्बास ने बड़ी सूरत से कहा, थानेदार साहब लें, सल्लू भी आ गया। सलामत अली उर्फ सल्लू ने मुझे सलाम किया। वो इस वाक़ये का चश्मदीद गवाह था, लिहाजा मैं इसे लेकर एक तरफ बैठ गया और इससे मुख्तलिफ सवालात करने लगा। क्या तुम इस शख्स को जानते हो जिसने मामू पर हमला किया था? मैंने सल्लू से एक ऐसा सवाल किया जिसका जवाब मुझे अभी तक कहीं से मौसूल नहीं हुआ था। जी नहीं, उसने नफी में गर्दन हिलाई। मैंने इस बंदे को जिंदगी में पहली बार देखा है। मेरी सारी उम्र इधर सोहिद्रा ही में गुजरी है जनाब। मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो इधर का रहने वाला नहीं था। जब वो फरार हो रहा था तो तुमने उसे पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की? मैंने इसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। वो तुम्हारे मालिक को मार कर जा रहा था और तुमने उसे जाने दिया? थानेदार साहब, वो आंखों को मखसूस अंदाज में घुमाते हुए सरासीमा लहजे में बोला, मैंने जब मामू को गिरते देखा तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर उधर लपका था। मैंने फौरन मामू को संभालने की कोशिश की थी। इस शख्स पर तो मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं गया था। इसे पकड़ने की क्या कोशिश करता जी? इस मामले में तुम अकेले नहीं हो सल्लू, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। वहां मौजूद किसी भी शख्स ने उसे रोकने या पकड़ने की कोशिश नहीं की थी। बहरहाल मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, तो मुझे ये बताओ कि इस शख्स की मामू से ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जो वो छुरी से उस पर हमलावर हो गया? जनाब, दुश्मनी तो कोई नहीं थी,
बस वो बंदा बदमाशी कर रहा था और मामू को उसकी बेईमानी पर गुस्सा आ गया। सल्लू ने बताया। दोनों में बहस होने लगी। फिर इस बंदे ने मामू के सामने रखी छुरी उठाई और उसकी गर्दन पर वार कर दिया। वो बंदा किस किस्म की बदमाशी कर रहा था? मैंने असल मौजू की तरफ आते हुए पूछा। तुमने उसकी बेईमानी का जिक्र किया है, मामू से वो किस मामले पर बहस कर रहा था? मैं आपको बताता हूँ जी, वो थूक निकलते हुए बोला। वो बंदा हमारे पास टिक्के कबाब खाने आया था। उसने पहले एक चिकन टिक्का 4 सीख कबाब का ऑर्डर दिया। मैंने उसकी मतलूबा चीज़ें उसके सामने रख दी। उस वक्त इस बंदे के अलावा भी 3-4 लोग टिक्का बोटी वगैरह खा रहे थे और सब पर मेरी नज़र थी। किसी को पानी चाहिए तो किसी को चटनी प्याज वगैरह की ज़रूरत थी और किसी के पास रोटी ख़त्म हो गई थी। मैं हर ग्राहक की आवाज़ पर उसकी ज़रूरत पूरी कर रहा था। उसने सांस हमवार करने के लिए तवक्कुफ किया और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला। इस बंदे ने 2 रोटियां तो फौरन ही मैदे में उतार ली थीं। यूं महसूस होता था जैसे उसने पिछले 2-4 दिन से खाना ना खाया हो। उसने मुझसे और रोटियां लाने को कहा और इसके साथ ही एक चिकन टिक्के का मज़ीद ऑर्डर भी दे दिया। मैंने रोटियां तो फौरन उसके सामने रख दी और चिकन टिक्के में 5-6 मिनट लग गए होंगे। इस दौरान में वो सीख कबाब के साथ रोटी खाता रहा। बहरहाल उसने खाना ख़त्म किया और पैसे देने के लिए मामू के पास पहुंच गया। जब कोई ग्राहक मामू को पैसे देने लगता है तो मामू मुझे आवाज़ देकर पूछता है कि इस शख्स का क्या हिसाब बना है। मामू मेरे ऑर्डर पर टिक्के बोटी और कबाब वगैरह अंगीठी पर सेकता रहता है। ग्राहकों का हिसाब रखना मेरे फराइज में शामिल है। तो जनाब, जब वो बंदा मामू के पास पहुंचा तो मामू ने मुझे पुकारा। हाँ भाई सल्लू, क्या हिसाब है इस बंदे का? मामू, इस बंदे के 2 चिकन टिक्का 4 सीख कबाब और 4 रोटियां हैं। मैंने इस बंदे के खाने का हिसाब लगाकर बता दिया। मामू ने फौरन पैसे बता दिए। वो शख्स एकदम खत्ते से उखड़ गया और मेरी जानिब इशारा करते हुए मामू से बोला, चाचा, तुमने बड़ा बेईमान नौकर रखा हुआ है। क्या हो गया भाई जी? मामू ने चौंक कर पहले मुझे और फिर इस बंदे की तरफ देखा। होना क्या है चाचा? वो खफगी भरे अंदाज में बोला। मैंने एक चिकन टिक्का 4 कबाब और 2 रोटियां खाई हैं और ये तुम्हारा नौकर 2 चिकन टिक्के और 4 रोटियां हिसाब में लगा रहा है। ये तो खुली बेईमानी है। सल्लू ने कभी ऐसा किया तो नहीं? मुझे उसके हिसाब पर पूरा भरोसा है, मामू ने गहरी संजीदगी से कहा। फिर मुझसे मुखातिब होते हुए पूछा, सल्लू, इन भाई जी का क्या मसला है? ये बंदा खुद ही अपने लिए मसला है मामू, मैंने तलखी भरे अंदाज में कहा। मेरा हिसाब बिल्कुल ठीक है जी। लगता है इस बंदे की नीयत में फतूर आ गया है। टिक्के कबाब तो ये खा ही चुका है, अब ये एक चिकन टिक्का और 2 रोटियों के पैसे भी हजम करना चाहता है। चाचा देखो तो, इस लड़की की जबान कैसी कैची की तरह चल रही है, वो मुझे घूरते हुए बोला। लगता है कि इस दुकान का मालिक और तुम नौकर हो। भाई जी, आपको कोई मुगालता हुआ है, मामू ने नरमी से इसे समझाने की कोशिश की। सल्लू बेईमानी नहीं कर सकता, इसका हिसाब ठीक है। तुम्हारा मतलब है कि मैं फ्रॉड कर रहा हूँ, वो बरहमी से बोला। मुझे लगता है कि तुम दोनों ही आपस में मिले हुए हो, लोगों को उल्लू बनाकर इनसे ज़्यादा रकम बटोरते हो, लेकिन मैं एक पैसा भी ज़्यादा नहीं दूंगा। भाई जी, अगर तुम्हारी जेब में पैसे नहीं हैं तो साफ बता दो, मैं तुम्हें पैसे छोड़ दूंगा, मामू ने कतरे सख्त लहजे में कहा। ये उल्टे सीधे ड्रामे क्यों डाल रहे हो? मामू गुस्से का बहुत तेज है। मुझे तो हैरत थी कि वो इस बंदे की ज्यादती के बावजूद भी बड़ी नरमी से भाई जी कहकर इससे बात क्यों कर रहा था। बहरहाल जब इस बंदे ने अपनी गलत बात जारी रखी तो मामू ज़्यादा देर तक खुद पर कंट्रोल ना रख सका और उसकी आवाज़ भी बुलंद हो गई। जब भी उसने ड्रामा डालने वाली बात की थी। ड्रामा मैं नहीं, तुम दोनों मिलकर कर रहे हो, वो बंदा खासी बदतमीजी से बोला। मेरी जेब में इतनी रकम है कि मैं तुम्हारी ये दुकान खड़े खड़े खरीद सकता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम लोगों के हाथों बेवकूफ़ बनकर आसानी से लुट जाऊंगा। मामू ने जब बंदे का ये स्टाइल देखा तो सुलगाने वाले अंदाज में कहा, सुनो भाई, इंसान जिंदगी में 2 चीज़ों को कभी भूल नहीं सकता, चाहे उसकी याददाश्त ही क्यों न चली जाए। कौन सी 2 चीज़ें? वो बिगड़े हुए अंदाज में बोला। नंबर 1, मामू ने उसकी आंखों में देखते हुए सनसनीखेज अंदाज में कहा, किसी का खाया हुआ माल। नंबर 2, लम्हाती तवक्कुफ के बाद मामू ने इजाफा किया, किसी से कराया हुआ कोई बुरा काम। ओए बुढ़े, तुमने मुझे गाली दी? वो बंदा मामू की हकीकत बयानी सुनते ही तेश में आ गया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बात खत्म करते ही उसने मामू के सामने रखी छुरी उठा ली और इससे पहले कि मामू उसके इरादे को भांप पाता, इस कमबख्त ने मामू की गर्दन पर छुरी का वार कर दिया। मामू छुरी खाते ही जमीन पर गिर गया और मैं इसे देखने के लिए आगे बढ़ा। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ खबर नहीं जनाब।
سلو خاموش ہوا تو میں نے گمبھیر انداز میں کہا، اس کے علاوہ اگر تمہیں کوئی خاص بات پتہ ہو تو بتاؤ۔ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں جو کچھ جانتا تھا وہ آپ کو پوری تفصیل سے بتا دیا ہے، اس کے سوا مجھے کچھ اور نہیں پتا۔ ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ سبحان ماموں کی بیوی کو لے کر آ گیا۔ ماموں کی گھر والی کا نام غفوری تھا اور وہ بھی ماموں کی طرح ہی مومانی کہلاتی تھی۔ وہ سانولی رنگت کی مالک ایک پستہ قامت عورت تھی اور 50 کے پیٹے میں دکھائی دیتی تھی۔ ان دونوں میاں بیوی کے بارے میں ایک خاص بات جو بعد میں مجھے معلوم ہوئی وہ یہ تھی کہ وہ لوگ بے اولاد تھے۔ میں نے غفوری مامی کو تسلی تشفی دی اور کہا، تم فکر نہ کرو، ماموں 2-4 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، معمولی سا زخم آیا ہے گردن پر۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہہ دیا ہے کہ یہ اپنے کمپاؤنڈر کو گھر بھیج کر ماموں کی پٹی وغیرہ کروا دیا کریں گے اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو انجیکشن وغیرہ بھی لگوا دیں گے۔ اب تم ماموں کو گھر لے کے جاؤ اور یہ جتنا زیادہ آرام کریں کرنے دو۔ جس نے ان پر چھری سے حملہ کر دیا، اس بندے کے بارے میں ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل سکا، لیکن مجھے امید ہے کہ بہت جلد میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا، پھر پتہ چل جائے گا کہ وہ سورما ہے کون۔ سہیدرا کا تو بچہ بچہ ماموں کو جانتا ہے، مامی غفوری نے کہا۔ میں جانتی ہوں کہ وہ غصے کا تھوڑا تیز ہے، لیکن کسی کی مجال نہیں کہ چھری سے اس پر حملہ آور ہو۔ یہاں کے سب لوگ اس کے غصے سے واقف ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے مامی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ایک تو وہ بندہ سہیدرا کا رہنے والا نہیں تھا، اس لیے وہ ماموں کے مزاج سے واقف نہیں تھا، اور دوسرے یہ کہ وہ کمبخت غصے کا خود بھی بہت تیز تھا۔ ماموں نے تو آرام ہی سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، پر وہ اس کے ایک جملے کو برداشت نہ کر سکا اور طیش میں آ کر اس نے چھری سے ماموں پر حملہ کر دیا۔ جب وہ ادھر کا رہنے والا نہیں تھا تو پھر اس کی ماموں سے کیسی دشمنی؟ مامی غفوری نے الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ بس پیسوں کے لین دین پر ان میں منہ ماری ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی معلومات کے مطابق کہا، اس کے کھانے کا جو بل بنا تھا وہ اس سے کم دے رہا تھا۔ میں ماموں کو پچھلے 30 سال سے جانتی ہوں، مامی غفوری نے بڑے اعتماد سے کہا۔ وہ غصے کا ذرا تیز ضرور ہے، لیکن دل کا برا نہیں، اور بے ایمان یا دھوکے باز ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہرحال اللہ کا شکر ادا کرو کہ ماموں کی جان بچ گئی، ورنہ اگر زخم ذرا اور گہرا ہو جاتا تو شہرک کٹنے کا بڑا کبھی امکان تھا۔ آپ نے بتایا ہے کہ وہ بندہ سہیدرا کا رہنے والا نہیں؟ مامی غفوری آنکھیں سکیڑ کر سوچنے والے انداز میں بولی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی مہمان ہو سکتا ہے۔ مہمان؟ کس کا مہمان؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ یہ تو مجھے پتہ نہیں جناب، وہ جلدی سے بولی۔ جب وہ یہاں کا وسنیک نہیں تو پھر کسی کے گھر آیا ہوا کوئی مہمان ہی ہو سکتا ہے، کسی کا بھی مہمان۔ غفوری مامی نے ایک اہم پہلو کی جانب توجہ مبذول کرائی تھی۔ یہ عین ممکن تھا کہ وہ بندہ کسی کا مہمان ہو، لیکن اس صورت میں فوراً ایک سوال اٹھتا تھا کہ اگر وہ کسی کے گھر آیا ہوا مہمان تھا تو پھر اسے ماموں کی دکان پر بیٹھ کر تکے کباب کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر ضرورت پیش آ ہی گئی تھی تو وہ اکیلا کیوں تھا؟ اس کے ساتھ گھر کا کوئی آدمی کیوں نہیں تھا؟ اگرچہ اس پہلو پر بہت سارے سوال اٹھتے تھے، لیکن اسے نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ غفوری مامی کی بات میں اچھا خاصا وزن تھا۔ میں اس حوالے سے بھی لوگوں کو چیک کرنے کی کوشش کروں گا، میں نے غفوری مامی کو دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ نامراد جو کوئی بھی ہے بہت جلد میری گرفت میں آ جائے گا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو تھانے دار صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولی، اور جب وہ آپ کے ہتھے چڑھ جائے تو اس کا دیدار مجھے بھی کرائیں۔ میں سانس روک کر اس کے سر پر پورے 7 جوتے ماروں گی اور پوچھوں گی، بتا اس نے تیری کون سی بھانجی کو چھیڑا تھا جو تو نے اس پر چھری اٹھائی؟ یہ ماموں کی گھر والی جگت مامی غفوری بھی مزاج اور غصے کی کچھ سست نظر نہیں آتی تھی۔ وہ 4 جملے ہی اس نے اس کے اسٹائل کا تعارف پیش کر دیا تھا، وہ شخص جب بھی میرے قابو میں آیا یا میں تمہاری خواہش ضرور پوری کروں گا، میں کل کسی وقت اس کا بیان لینے آؤں گا۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا یقین دلایا اور میں نے سبحان نامی اس بندے کے ہمراہ ماموں اور مامی کو عباس کلینک سے ان کے گھر کی جانب روانہ کر دیا۔ سبحان کے بارے میں مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ ماموں کا پڑوسی تھا اور سہیدرا کے مین بازار ہی میں اس کی کریانے کی دکان تھی۔ ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جب میں اپنی کہانی میں کسی گاؤں دیہات کے بازار کا ذکر کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہرگز لاہور، کراچی یا راولپنڈی جیسا مین بازار نہیں ہوتا۔ گاؤں دیہات کے مین بازار کا مطلب ہے کسی بھی مرکزی گلی میں مختلف نوعیت کی چند دکانیں
मामू और मामी को इनके घर भिजवाने के बाद मैं सलामत अली उर्फ सल्लू के साथ जाए वारदात पर रवाना हो गया। फरीद बुखारी ने किसी फील्ड मार्शल का किरदार अदा किया था। जब मैं वापस मामू टिक्का फरोश की दुकान पर पहुंचा तो हर शे ज्यों की त्यों थी। मैं फौरी तौर पर जाए वकुआ के मायने में मसरूफ हो गया। उसूली तौर पर यह काम मुझे सबसे पहले करना चाहिए था, लेकिन जब मुझे पता चला कि मामू की लाश को किसी क्लिनिक भिजवाया जा चुका है तो मैं फौरन उधर लपक गया था। मैं तो मामू के कत्ल की इतला पाकर थाने से निकला था और फिर पे दर पे सूरत हाल में तब्दीली रूनुमा होती चली गई। अगर वो ऐसा ही शदीद जख्मी हो चुका था तो फिर उसे सोहिद्रा के किसी क्लिनिक नहीं बल्कि वजीराबाद के सरकारी अस्पताल ले जाने की ज़रूरत थी। यही तशवीश मुझे जाए वकुआ से खींचकर डॉक्टर अब्बास के क्लिनिक पर ले गई थी। मैंने 15-20 मिनट तक कांस्टेबल सफदर के ताबुन से जाए वारदात का मुकम्मल मुआयना कर डाला। वो बुनियादी तौर पर एक छोटी सी दुकान थी जिसके आगे एक बड़े से चौबी तख्त पर मामू ने अपनी दुकानदारी सजा रखी थी। कोयलों वाली एक बड़ी सी अंगीठी के बराबर में तिक्का और पोटी कबाब की सीखों वाला स्टैंड था। दूसरी जानिब एक बड़े से तसला नुमा बर्तन में माल भरा हुआ था। टिक्के, पोटी और कबाब के इस माल को मसाला लगाकर बिल्कुल तैयार हालत में महफूज कर लिया गया था। अब इसे सीख में पिरोकर कोयलों पर सेकने की ज़रूरत थी। जिस गद्दीनुमा सीट पर मामू बराए जमान होकर तिक्के कबाब तैयार करता था वो दरअसल लकड़ी की बनी हुई एक चौकी थी, जिसके ज़ेरी हिस्से में 2 दराजें भी बनी हुई थीं जिनमें मामू अपनी बिक्री की रकम रखा करता था। इसी चौकी के ऊपर रुई वाली गद्दी रखकर मामू ने अपने बैठने की जगह बना रखी थी। इसी चौकी की दाएं जानिब चटनी और प्याज वाले 2 तसले रखे हुए थे और एक छोटे से बर्तन में घी भी नजर आ रहा था। 24 तख्त के आगे मामू ने ग्राहकों के लिए लकड़ी ही की 4-5 बेंचें डाल रखी थीं, जहां बैठकर वो लोग अपने मैदों को खुश किया करते थे। आजकल के दौर की जबान में यूं कहेंगे कि वो बारबेक्यू के मजे उड़ाया करते थे। मैंने इस छुरी की तलाश में भी चारों जानिब नजर दौड़ाई, जो मामू की मिल्कियत बल्कि इसकी दुकानदारी का एक लाजमी जुज्व थी, और इसी छुरी की मदद से एक अजनबी बदमाश ने मामू को ज़रबे शदीद पहुंचाई थी। लेकिन मज़कूरा छुरी मुझे कहीं भी दिखाई न दी। अब यही सोचा और कहा जा सकता था कि वो बंदा मामू को जख्मी करने के बाद छुरी अपने साथ ले गया था। मैंने रिटायर्ड फौजी फरीद बुखारी को 10 ऐसे अफराद इकट्ठा करने की हिदायत की थी जो हमलावर अजनबी को देखते ही पहचान सकते हों, और इस अल्लाह के बंदे ने मेरी मतलूबा 15 बंदे जमा कर लिए थे। जब मामू और बदमाश हमलावर के बीच बहसबाजी हो रही थी तो आसपास की दुकानों के लोग भी जमा हो गए थे। गोया ऐसे शाहिदीन की कोई कमी नहीं थी जो अजनबी हमलावर की शनाख्त में मददगार साबित हो सकते थे। मैंने फरीद बुखारी की जानिब देखते हुए कहा, आप इन लोगों को लेकर थाने आ जाएं, फिर मैं बताता हूँ कि इन्हें करना क्या है। थाना जाए वकुआ से ज़्यादा फासले पर न था। मैं दरअसल वहाँ सबके सामने ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता था जिसके गलत इस्तेमाल से बाद में मुझे तफ्तीशी मामलात में किसी रुकावट या मुश्किल का सामना करना पड़ता। दोस्त दुश्मन तो हर जगह मौजूद होते हैं, लिहाजा तफ्तीशी मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतना पड़ती है। फरीद बुखारी ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है मलिक साहब, जो आपका हुक्म, आप चलें, हम भी आपके पीछे ही पहुंच रहे हैं। वो लम्हे भर को रुका, फिर इधर उधर निगाह दौड़ाने के बाद इजाफा करते हुए बोला, इतने बंदों के लिए हमें कम से कम 2 टांगे तो करना ही होंगे। आप जो भी मुनासिब समझते हैं वो इकदाम ज़रूर करें। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि 15-20 मिनट में आप लोग मेरे पास थाने में पहुँच जाएंगे मलिक साहब। फरीद बुखारी ने बड़े एतमाद से कहा, आप मुतमईन होकर जाएं। और मैं मुतमईन होकर सफदर के साथ वापस थाने आ गया। ये इत्मीनान सिर्फ इस हवाले से था कि रिटायर्ड फौजी फरीद बुखारी ने जिस काम का वादा किया था वो हो जाएगा। अलावा इसी और बहुत सारे मामलात ने मुझे अंदर से बेचैन कर रखा था। मेरे लिए सबसे ज़्यादा तशवीशनाक अमर ये था कि इस बंदे को कोई भी नहीं जानता था। जब वो सोहिद्रा में बिल्कुल नया था तो फिर सवाल ये पैदा होता था कि वो यहाँ क्या कर रहा था और कहाँ से वो आया था। अगर वो किसी का मेहमान था तो ये पता चलना बहुत ज़रूरी था कि वो यहाँ किस रिहायशी के घर में मेहमान बनकर आया हुआ था।
قصہ مختصر، جلد سے جلد اس بندے کا سراغ لگنا نہایت ہی اہم تھا۔ جب میری نظر میں وہ بندہ اتنی اہمیت اختیار کر گیا تھا کہ میں اس کا سراغ لگانے کے لیے بے چین ہو رہا تھا، تو اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ اگر وہ کسی بری نیت سے قصبہ سوہدرا میں وارد ہوا تھا تو پھر اسے لازماً یہاں سے جانا بھی تھا، لہٰذا ان تمام راستوں کی نگرانی اور ناکہ بندی بھی ضروری تھی جو سوہدرا میں داخل ہوتے تھے یا یہاں سے باہر جاتے تھے، اور اس مقصد کے لیے میرے ذہن میں سب سے اچھی جگہ سوہدرا کا بس اسٹینڈ تھا۔ میرے تھانے سے چند گز کی دوری پر ایک بس اسٹینڈ واقع تھا۔ اسٹینڈ کا لفظ اخلاقاً شامل ہو گیا تھا، ورنہ وہاں ایسی کوئی بات تھی نہیں، بس بسوں کے رکنے کے لیے ایک جگہ مخصوص تھی۔ اسے آپ چند درختوں کے نیچے واقع ایک سادہ سا دیہاتی بس اڈہ سمجھ لیں تو آسانی رہے گی۔ وزیر آباد سے آنے والی بسیں اور ویگنیں وہاں چند منٹ کا پڑاؤ کرتی تھیں، پھر آگے کے گاؤں دیہات کی سمت بڑھ جاتی تھیں۔ اسی بس اسٹینڈ کے پہلو میں ٹانگا اسٹینڈ بھی واقع تھا۔ میں نے اس مقام کی خصوصی نگرانی کا فیصلہ اس لیے بھی کیا تھا کہ سوہدرا کی جانب سے رہنے والوں اور یہاں سے کہیں اور جانے والوں کو اس بس اسٹینڈ یا ٹانگا اسٹینڈ سے باہر نکلنے کے لیے یہیں سے گزرنا پڑتا۔ کچھ بھی تھا، اس نامعقول اجنبی لفنگے کی فوری گرفتاری بہت ضروری تھی۔ میں نے تھانے پہنچ کر کانسٹیبل حیدر علی کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ حیدر علی مقامی آدمی تھا اور سوہدرا کے بچے بچے کو صورت سے پہچانتا تھا۔ اگر اس وقت سوہدرا کا کوئی وسنیک اس کہانی کو پڑھ رہا ہے تو اسے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس دور کی یہ کہانی ہے اس زمانے میں سوہدرا اتنا زیادہ پھیلا ہوا دکھائی نہیں دیتا تھا جیسا کہ آج کل نظر آتا ہے۔ اس وقت یہ اونچی سی جگہ پر واقع ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں بسنے والا ہر شخص گاؤں کے دیگر رہائشیوں کو اچھی طرح جانتا اور پہچانتا تھا۔ حیدر علی نے مجھے سلام کیا اور اٹینشن ہو کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے اپنے سامنے ایک کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا، پھر نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں اسے حالیہ واقعات سے آگاہ کیا۔ وہ بڑی توجہ سے میری بات سنتا رہا۔ میں خاموش ہوا تو اس نے نہایت ہی فرما برداری سے کہا، ملک صاحب آپ حکم کریں، جو بھی کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ حیدر علی ایک چاق و چوبند اور ذہین کانسٹیبل تھا۔ اس کی عمر 24 اور 27 سال کے درمیان رہی ہوگی۔ مجھے اس کی ذہانت اور پیشہ ورانہ صلاحیت پر پورا بھروسہ تھا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، آج کی رات اور کل کا دن تمہیں اس راستے کی کڑی نگرانی کرنا ہے جو سوہدرا سے نکل کر دوسرے مقامات کی طرف جاتا ہے۔ صرف ان لوگوں پر نظر رکھنا ہے جو سوہدرا کو چھوڑ کر وزیر آباد کی طرف جانے کی کوشش کریں یا دوسری سمت بالائی گاؤں دیہات کا رخ کرنا چاہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اجنبی بدمعاش بھی یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ اجنبی لوگوں پر ہی خصوصی نظر رکھنا ہوگی۔ حیدر علی نے کہا، آپ تو یہ انتظام صرف اس شخص کو گرفتار کرنے کے لیے کر رہے ہیں نا جس نے محمود تکے والے کو چھری کے وار سے شدید زخمی کر دیا ہے؟ تم بالکل صحیح سمجھ رہے ہو حیدر علی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں واقعی اس اجنبی لفنگے کو جتنی جلدی ممکن ہو اپنی نظر کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کس مقصد سے آیا ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، میں آج رات ہی اس اجنبی شخص کی تلاش کا کام شروع کر رہا ہوں۔ اگر وہ کسی بری نیت سے سوہدرا میں موجود ہے تو میری کارروائی کے نتیجے میں وہ بوکھلا جائے گا اور اسی بوکھلاہٹ میں وہ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ ایسے وقت میں تم اسے قابو کر کے ہتھکڑی پہنا دو گے۔ اس کام کے لیے میں تمہیں 2 صحت مند اور مستعد نوجوان بھی دوں گا۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ اس کام کو کیسے ہینڈل کرتے ہو، بتاؤ، کر لو گے نا؟ ملک صاحب آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے، جبھی تو آپ اتنی بڑی ذمہ داری مجھے سونپ رہے ہیں۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کا بھروسہ نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ شاباش، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، مجھے تم سے یہی امید تھی حیدر علی۔ تم اس مشن میں ہر قسم کی کارروائی کر سکتے ہو۔ اگر مطلوبہ آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے تمہیں کسی مرحلے پر حد سے گزرنا پڑے تو اجازت ہے، مجھے ہر قیمت پر وہ بندہ چاہیے۔ ملک صاحب، جناب میں آپ کی امید پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا اور تمہیں یہ کام سادہ لباس میں رہتے ہوئے کرنا ہوگا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، بس اب تم روانہ ہو جاؤ۔ آپ نے جن 2 مستعد نوجوانوں کا ذکر کیا ہے، وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، وہ کون لوگ ہیں؟
और वो किस तरह मेरी मावनत करेंगे। इन दोनों का ताल्लुक सोहिद्रा ही से होगा, मैंने जवाब दिया। तुम यहाँ के एक एक आदमी को जानते हो, इन्हें देखते ही पहचान लोगे। मैं खुद इन्हें लेकर तुम्हारे पास आऊँगा। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि इनसे किस तरह काम लेना होगा, इसका फैसला तुम खुद ही करोगे। वो मुकम्मल तौर पर तुम्हारे इख्तियार में होंगे, जैसे चाहो इन्हें इस्तेमाल में लाना। कांस्टेबल हैदर अली ने मुझे सलाम किया और कमरे से निकल गया। मैं जो इतनी शद्दोमत से इस अजनबी लफंगे की तलाश का प्रोग्राम सेट कर रहा था, वो हो सकता था कि बाज़ लोगों को बहुत अजीब महसूस हो, लेकिन मुझे हरगिज़ ऐसा महसूस नहीं हो रहा था। अगर किसी ऐसे आदमी की बात होती जो सोहिद्रा का रहने वाला होता, तो शायद मैं मामू के साथ इसके तनाज़े को इतनी अहमियत ना देता, सीधा सीधा इसे पकड़कर थाने ले आता। लेकिन यहाँ तो मामला ही दूसरा था। एक तो इस अजनबी फितना परवर शख्स को कोई जानता नहीं था, दूसरे मामू की इससे कोई दुश्मनी भी नहीं थी, तीसरे वो इस वारदात के बाद अचानक मंजर से गायब हो गया था। बस यही एक बात मेरी तशवीश बल्कि परेशानी का सबब थी। थोड़ी देर के बाद फरीद बुखारी अपनी टीम के साथ मेरे पास पहुंच गया। टीम से मुराद वो 15 अफराद थे जो हमलावर अजनबी को दोबारा देखने पर बआसानी पहचान सकते थे। मैंने इन्हें फौरन अपने कमरे में बुला लिया। इतने ज़्यादा अफराद को एक साथ बिठाना तो मुमकिन नहीं था, लिहाजा मैंने फरीद बुखारी को कुर्सी पेश की और बाकी सबको अपने सामने खड़ा कर लिया। फिर मैंने हवलदार जान मोहम्मद को बुलाकर इन सब के नाम बमे वल्दियत के फहरिस्त तैयार करने को कहा। इन सब का ताल्लुक चूँकि मौजा सोहिद्रा से था, लिहाजा एड्रेस वगैरह नोट करने की चंदा ज़रूरत नहीं थी। मैंने इन सबको तमाम हालत व वाक़या से आगाह किया, उन्हें अपनी सोच के बारे में बताया और फिर गहरी संजीदगी से कहा, वो जो कोई भी है वो आप लोगों के अंदर ही सोहिद्रा में मौजूद है। आप में से कोई भी इसे नहीं जानता, लेकिन आप में से हर कोई इसे देखते ही पहचान लेगा, और यही मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे ढूंढ निकालें। वो जहाँ भी मिले इसे पकड़कर मेरे पास ले आएं। इसे काबू करने के लिए अगर लड़ाई झगड़ा और मार कुटाई भी करना पड़े तो तुम लोगों को मेरी तरफ से खुली छुट्टी है, मैंने लम्हाती तवक्कुफ के बाद इजाफा करते हुए कहा। एक बात का इम्कान मौजूद है, इसलिए ध्यान रखना ज़रूरी है, और वो ये कि वो अजनबी किसी के घर आया हुआ कोई मेहमान भी हो सकता है। मुझे इस बात का तो यकीन है कि वो आप में से किसी का मेहमान नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो फिर आप में से कोई ना कोई उसे ज़रूर पहचान लेता। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? मेरे इस सवाल के जवाब में चारों जानिब से ताईदी आवाज़ें उभरी और उन्होंने अपने अपने अंदाज में सर को इस्बाती जुम्बिश भी दी। मैंने बारी बारी उनके चेहरों का जायज़ा लेने के बाद कहा, लिहाजा इस नुक्ते को जहन में रखते हुए इस बंदे को तलाश करना है। ये गांव कोई ज़्यादा बड़ा नहीं, तुम लोग आपस में सोहिद्रा के मुख्तलिफ इलाकों को बांट लो और अभी से काम शुरू कर दो। जैसे ही कोई अहम बात पता चले तो फ़ौरन मुझे इत्तला देना, और अगर वो मुजरिम कहीं नजर आ जाए तो पहले उसे काबू करना है, इसके बाद मेरे पास आना है, ठीक है? एक बार फिर उन्होंने इस्बात में जवाब दिया तो मैंने कहा, मामू तिक्का फरोश थे, इसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर भी इस पागल ने मामू को शदीद जख्मी कर दिया। इस जनूनी से किसी भलाई की तवक्को नहीं की जा सकती, वो किसी और शख्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है। मामू की तो जान बच गई, गांव के किसी और शख्स को वो मौत के घाट भी उतार सकता है। तुम लोगों की सलामती और हिफाजत इसी में है कि इस शख्स को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश करो। वो सब मुझे यकीन दहानी कराने के बाद वापसी के लिए रवाना होने लगे तो मैंने इनमें से 2 हट्टे कट्टे नौजवानों को रोक लिया और बारी बारी इनका जायजा लेते हुए पूछा, तुम दोनों का नाम क्या है? मेरा नाम असलम है जी, एक ने बताया। मोहम्मद असलम, दूसरे ने जवाब दिया। मैं जावेद शाह हूँ। मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक असलम नामी नौजवान की उम्र 20 साल के आसपास थी, जबकि जावेद 18 से ज़्यादा का नज़र नहीं आता था। दोनों की सेहत को काबिल रश्क कहा जा सकता था। मैंने कुछ सोच समझ कर ही इनका इंतखाब किया था। तुम दोनों में से किसी की शादी भी हुई है या अभी तक कमारे ही घूम फिर रहे हो? मैंने पूछा। मैंने ये सवाल एक खास मकसद के तहत किया था, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या समझा कि सहमी हुई नज़र से मुझे तकने लगे। मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा, घबरा क्यों गए? मैं तुम लोगों की शादियां नहीं करवाने जा रहा। उन्होंने यके बाद दीगरे मुझे बताया कि अभी इनमें से किसी की शादी नहीं हुई। मैंने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, ठीक है, फिर तो तुम्हारे साथ बीवी बच्चों वाला कोई झंझट नहीं। तुम ऐसा करो कि अपने घर बताकर आ जाओ कि आज की रात तुम्हारी थाने में गुजरेगी। थाने में? असलम ने घबराहट आमेज अंदाज में कहा। जावेद ने उलझन ज़दा लहजे में पूछा,
जनाब, हमने क्या जुर्म किया है? मलिक साहब, आपने तो इन दोनों जवानों को डरा ही दिया है। फरीद बुखारी ने मेरी जानिब देखते हुए कहा। अब इनको असल बात भी बता दें, वरना ये बेचारे खामखा परेशान होते रहेंगे। मोहम्मद असलम और जावेद शाह के सिवा बाकी तमाम 13 मुजरिम शनास अफराद मेरे काम लेने के बाद थाने से रुखसत हो गए थे। इन दोनों जवानों को मैंने किसी खास मकसद के लिए रोका था, या फिर फरीद बुखारी अभी तक मेरे पास बैठा हुआ था। वो रिटायर्ड फौजी था, लिहाजा अपने तजुर्बे की बिना पर वो इतना तो भांप ही गया होगा कि मैंने इन्हें किसी काम ही के सिलसिले में रोका है। मैंने असलम और जावेद की उलझन दूर करने के लिए ठहरे हुए लहजे में कहा, किसी परेशानी या वहम में पड़ने की जरूरत नहीं। असल में मैं तुम लोगों की किसी खास जगह ड्यूटी लगाना चाहता हूँ। मैंने सोच लिया था कि इन दोनों को मैं कांस्टेबल हैदर अली के साथ नथी कर दूंगा, जो थोड़ी देर पहले एक खास मिशन पर रवाना हो चुका था। असलम और जावेद भी चूंकि मकामी थे, लिहाजा इन तीनों की खूब निभ जाती और मैं इनकी जानिब से ज़्यादा बेहतर नताइज की तवक्को रख सकता था। मेरी वजाहत सुनकर इनके चेहरों पर इत्मीनान झलकने लगा और वो मुझे सलाम करके खुशी खुशी रुखसत हो गए। इनके जाने के बाद फरीद बुखारी ने गंभीर अंदाज में कहा, मलिक साहब, आपने एक बहुत अहम नुक्ता उठाया है और मैं मुसलसल इसी बारे में सोच रहा हूँ। कौन सा नुक्ता? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। वही जनाब, वो ठहरे हुए लहजे में बोला, जिसमें आपने इस इम्कान को जाहिर किया है कि वो वहशी इंसान किसी के घर में आया हुआ कोई मेहमान भी हो सकता है। ये नुक्ता नहीं मैंने उठाया, बल्कि मामू की घरवाली गफूरी मामी ने उठाया है बुखारी साहब, मैंने वजाहत करते हुए कहा। जब अब्बास क्लिनिक में वो मामू को लेने आई थी तो उसने अजनबी बदमाश के हवाले से बात करते हुए इस जानिब मेरी तवज्जो दिलाई थी। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक आसूदा सांस ली और फिर उससे पूछा, बुखारी साहब, आप मुसलसल इस बारे में क्यों सोच रहे हैं? जनाब, बात दरअसल ये है कि मेरे पड़ोस में एक शादी हो रही है। वो गहरी संजीदगी से मुझे बताने लगा। लड़की का नाम जरीना उर्फ शर्मीली है। कल चंदरकला नामी एक गांव से उसकी बारात आने वाली है। लेकिन किसी शर्मीली की शादी का मौजूदा मामले से क्या वास्ता है? मैंने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही चौंके हुए लहजे में पूछा। वास्ता वही है जनाब जिसकी जानिब थोड़ी देर पहले आपने तवज्जो दिलाई है, वो बदस्तूर संजीदा लहजे में बोला। वही के मामू पर हमला करने वाला अजनबी गुंडा किसी का मेहमान भी तो हो सकता है। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। आपका इशारा इस अमर की जानिब है कि शादी वाले घर में तो इधर उधर से बहुत सारे मेहमान आए हुए होंगे। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जी मलिक साहब, आप मेरी बात की तह में उतर गए हैं, वो असबात में सर हिलाते हुए बोला। लेकिन ये भी एक हकीकत है। मैंने अपने पड़ोस में कई अजनबी चेहरों को देखा है, जिनमें मर्द, औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। जाहिर है कि तमाम लोग नयाज अली और रिफत बीबी के रिश्तेदार होंगे, जो जरीना की शादी में शिरकत की गर्ज से यहाँ आए हुए हों। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि इनका ताल्लुक मौजा सोहिद्रा से नहीं है। जरीना उर्फ शर्मीली के वालिद का नाम नियाज अली और वालदा का नाम रिफत बीबी था। फरीद बुखारी ही की ज़बानी बाद में मुझे ये भी मालूम हुआ कि शर्मीली की उम्र लगभग 22 साल थी। इससे एक छोटा भाई इलियास 12 साल का था। ये कुल 4 अफराद का खानदान था, जिसमें से कल एक फर्द यानी कि शर्मीली को यहाँ से रुखसत हो जाना था। मौजा चंदरकला सोहिद्रा से 4 मील के फासले पर वाक़ एक छोटा सा गांव था। अगर सोहिद्रा के अंदर खड़े होकर देखें तो ये गांव वजीराबाद की मुखालिफ सिमत में पड़ता था। बहरहाल हर दो सूरत में बारात को इसी मकाम से गुजरना था जहां मैंने कांस्टेबल हैदर अली को तैनात कर दिया था। शर्मीली की शादी चंदरकला के एक नौजवान फारूक अहमद से हो रही थी, जिसके बाप अनवार अहमद का इंतकाल हो चुका था और शादी के तमाम तर इंतजामात उसकी मां सादका बीबी ही कर रही थी। ये तमाम तर मालूमात मुझे फरीद बुखारी की ज़बानी हासिल हुई थी। जब उसने शर्मीली की शादी और उसके घर में आने वाले मेहमानों का तफसीली जिक्र किया तो मैंने गंभीर अंदाज में कहा, बुखारी साहब, फिर तो आपके लिए भी बहुत सा काम निकल आया है। आप हुक्म करें जी, मैं तो हर खिदमत के लिए तैयार हूँ, वो ताबुनामेज अंदाज में बोला। आराम और सुकून की जिंदगी गुजारते हुए मेरी हड्डियों को फफूंदी लग रही है। चलें, इस बहाने हाथ पांव को हरकत देने का मौका मिल जाएगा। शादी वाला घर आपके घर के बराबर में वाक़ है, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लिहाजा वहां आए हुए मेहमानों पर कड़ी निगाह रखना आपकी जिम्मेदारी होगी। ये तो मैं कर लूंगा, वो जुज़बुज़ होते हुए बोला। लेकिन इससे मकसद हासिल नहीं हो सकेगा। क्या मतलब है? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा।
آپ مہمانوں کی نگرانی اس لیے کروانا چاہتے ہیں نا؟ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا اس نے مجھی سے استفسار کیا تاکہ اس آدمی کو قابو کیا جائے جس نے چھری کا وار کر کے ماموں کو شدید زخمی کر دیا ہے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ظاہر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے ملک صاحب کہ میں نے اس خبیث کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولا، میں اسے پہچانوں گا کیسے؟ اس مسئلے کا بہت ہی آسان حل ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ اگر آپ اس شخص کو صورت سے نہیں پہچانتے تو اپنے ساتھ کسی ایسے بندے کو منسلک کر لیں جس نے جائے وقوع پر اس بدمعاش کو یہ واردات کرتے دیکھا ہو۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی اور پھر اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، کیا یہ کوئی مشکل کام ہے؟ ہرگز نہیں ملک صاحب، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں ایسے بندے کا بندوبست کر لوں گا۔ ہمارے درمیان مزید 15 سے 20 منٹ تک اسی نامعلوم اجنبی حملہ آور کے بارے میں بات چیت ہوتی رہی۔ پھر فرید بخاری مجھ سے بڑا گرم جوش مصافحہ کرنے کے بعد تھانے سے رخصت ہو گیا۔ ایک اجنبی شخص نے تیش کے عالم میں چھری کا وار کر کے دوسرے شخص کو شدید زخمی کیا اور موقع سے فرار ہو گیا۔ یہ اسٹیٹمنٹ بظاہر بہت معمولی دکھائی دیتا ہے، لیکن میرا دل اسے معمولی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اگر وہ اجنبی لفنگا پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا تو بات آئی گئی ہو جاتی، مگر اس کی پراسرار گمشدگی ہی میری بے چینی کا اصل سبب تھی۔ میری چھٹی حس بار بار مجھے ٹھوکا دیتی تھی کہ کہیں نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ کیا گڑبڑ ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں انہی پریشان کن سوچوں کے ساتھ چومکھی لڑائی لڑ رہا تھا کہ مشتاق احمد اور جاوید شاہ واپس آ گئے۔ اب وہ خاصے حشاش بشاش اور پرسکون دکھائی دیتے تھے۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں انہیں بتایا کہ میں نے سوہدرا کی جانب آنے اور یہاں سے باہر جانے والے راستے کے ایک خاص مقام پر ناکہ لگایا ہے جہاں میرے تھانے کا ایک کانسٹیبل حیدر علی موجود ہے۔ تم دونوں کو اس مشن میں حیدر علی کی مدد کرنا ہوگی۔ آپ نے جو کچھ سمجھایا ہے ہم اسی پر عمل کریں گے، جاوید شاہ نے بڑی اعتماد سے کہا۔ شاباش، میں نے تعریفی انداز میں کہا۔ میں نے انہیں مزید ضروری ہدایات سے لیس کیا، پھر اپنی معیت میں وہاں چھوڑ آیا جہاں کانسٹیبل حیدر علی پہلے سے موجود تھا۔ اس کے بعد میں اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ جب ماموں کے قتل کی اطلاع مجھے ملی تھی اس وقت میں تھانے سے اٹھنے کا ارادہ کر چکا تھا اور مجھے بڑی کڑاکے کی بھوک بھی لگ رہی تھی، لیکن اب صورتحال کافی بدل چکی تھی۔ پچھلے 3 گھنٹے کی بھاگ دوڑ نے مجھے اس قدر تھکا دیا تھا کہ میری بھوک غائب ہو گئی تھی۔ اصولی طور پر تو اب مجھے اور زیادہ بھوک محسوس ہونا چاہیے تھی، لیکن بعض اوقات اصول اور قاعدے قانون دھرے رہ جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا، تاہم خالی پیٹ سونا بھی عقل مندی نہیں تھی، لہٰذا میں نے تھوڑا بہت کھایا، عشاء کی نماز ادا کی اور کوارٹر کے صحن میں چرپائی بچھا کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلی صبح بڑی ہنگامہ خیز ثابت ہوئی۔ میں ناشتے سے نمٹا ہی تھا کہ میرے کوارٹر کے دروازے پر تیز دستک کی آواز سنائی دی۔ ذہن فوری طور پر اس اجنبی فتنہ پرور شخص کی طرف چلا گیا جس نے پچھلی رات تیز دھار چھری کا وار کر کے ماموں تکے والے کو شدید زخمی کر دیا تھا۔ ایسا سوچنا ایک فطری عمل بھی تھا۔ تھانے کے عملے کو اچھی طرح معلوم تھا کہ میں کتنے بجے اپنے کمرے میں پہنچ جاتا ہوں، لہٰذا کوارٹر کے دروازے پر عام حالات میں اس وقت دستک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ گزشتہ رات میں نے 3-4 گھنٹے جس نوعیت کی مصروفیت میں گزارے تھے انہیں عام حالات یا نارمل سچویشن نہیں کہا جا سکتا تھا، چنانچہ اجنبی کنڈے کے حوالے سے کسی اہم اطلاع کی توقع کرنے کا مجھے پورا حق تھا۔ یہی سوچتے ہوئے میں دروازے کی طرف بڑھا، یقیناً اسی بندے کے بارے میں یہ کوئی سنسنی خیز خبر ہوگی۔ جب تک میں مختصر سے صحن کو عبور کر کے بیرونی دروازے تک رسائی حاصل کرتا، دستک کی آواز ایک مرتبہ پھر ابھری، جس سے واضح تھا کہ دستک دینے والا کسی اضطراری یا اضطرابی کیفیت سے گزر رہا ہے۔ بہرحال میں نے دروازہ کھولا تو خالد بھٹی کی صورت نظر آئی۔ خالد بھٹی ایک کانسٹیبل تھا اور آج کل شبینہ ڈیوٹی انجام دے رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ رات بھر کا جگا ہوا ہے۔ میری سوالیہ نظروں کے جواب میں وہ بوکھلاہٹ آمیز انداز میں بولا، ملک صاحب اب فوراً تھانے چلیں۔ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں استفسار کیا۔ بڑا غضب ہو گیا ہے جی، رفعت بی بی کی لڑکی گھر سے غائب ہو گئی ہے اور الزام آ رہا ہے فوجی چاچا پر۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو خالد؟ میں نے خفگی بھرے انداز میں کہا۔ رفعت کی لڑکی کا فوجی چاچا سے کیا تعلق؟ یہ تو آپ تھانے آ کر خود ہی دیکھ لیں۔
کہ ان के आपस में कोई ताल्लुक है या नहीं। वो घबराए हुए लहजे में बोला, दोनों पार्टियां आई बैठी हैं काफ़ी देर से। फौजी चाचा से इसकी मुराद फरीद बुखारी था, क्योंकि सोहिद्रा में सिर्फ बुखारी साहब के बजाय फौजी चाचा भी कहा जाता था। रिफत बीवी की लड़की का मतलब था कि शर्मीली यानी कि जरीना, जिसकी आज चंदर कलां से बारात आने वाली थी। और खालिद भट्टी मुझे ये इतला दे रहा था कि शर्मीली घर से गायब हो गई थी। ये बड़ी खतरनाक और सनसनीखेज इतला थी। मैंने कांस्टेबल से कहा कि ठीक है, तुम इन्हें बिठाओ आराम से, मैं 10 मिनट में आता हूँ। यस सर। ये कहते हुए नया खालिद भट्टी वापस चला गया। ये एक नया सिलसिला सामने आ गया था, जिसके हवाले से जहन में पहले से कोई सोच मौजूद थी ही नहीं। मुझे कभी उम्मीद थी कि मुझ तक जो भी पहली इतला पहुंचेगी उसका ताल्लुक इसी नामालूम शख्स से होगा, जिसने पिछली रात मामू को शदीद जख्मी कर दिया था। वर्दी पहनते हुए मैं इस नई हंगामी सूरत हाल के बारे में गौर कर ही रहा था कि जहन के किसी गोशे में एक चमक सी पैदा हुई। शर्मीली की गुमशुदगी में कहीं इसी अजनबी बदमाश का हाथ तो नहीं? ये नामुमकिन नहीं था। जिस नौयत के हालात पिछले 12 घंटे से देखने में आ रहे थे, इनकी रोशनी में कुछ भी बईद नहीं था। गोया आज का दिन फिर भाग दौड़ और अफरा तफरी में गुजरने वाला था। मैं बरामदे से गुजरकर अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगा तो वहां निस्फ दर्जन अफराद को बैठे देखकर चौंक गया। इनमें से सिर्फ एक चेहरा ऐसा था जिसे मैं पहचानता था, और वो चेहरा था रिटायर्ड फौजी फरीद बुखारी का। इसके अलावा 5-6 अफराद भी थे, जिनमें 1-2 औरतें भी शामिल थीं। मुझ पर निगाह पड़ते ही एक अधेड़ उम्र की औरत तेजी से आगे बढ़ी। अंदाज ऐसा ही था जैसे वो मुझ पर हमला आवर होने का इरादा रखती हो। मेरे करीब पहुंचकर उसने फरियादी लहजे में कहा, थानेदार साहब, मैं तो लुट गई। मेरी जवान बच्ची घर से गायब हो गई है। मैं दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी। थोड़ी देर बाद तो उसकी बारात आने वाली है। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने बुखारी की जानिब इशारा किया और फिर एहतिजाजी अंदाज में इजाफा करते हुए बोली, मुझे पक्का शक है कि इसी बंदे ने मेरी शर्मीली को गायब करवाया है। मैंने फरियादी औरत की तरफ देखते हुए कदरे सख्त लहजे में पूछा, तुम रिफत बीबी हो ना? जी, मैं ही शर्मीली की बदनसीब मां हूँ। फिर मैंने इसके पीछे खड़े मर्द की तरफ इशारा किया और रिफत से सवाल किया, और ये तुम्हारा घर वाला नियाज अली है? नहीं जी, ये तो मेरा देवर इफ्तिखार अली है, रिफत ने जवाब दिया। नियाज अली का छोटा भाई। नियाज अली तो शर्मीली की खबर सुनकर गिर गया था। इसे इतनी जोर का चक्कर आया कि धड़ाम से जमीन पर गिरा और इसके सर में शदीद चोट आई है। इसलिए मैं नियाज अली को घर में छोड़ आई हूँ। और लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक गहरी सांस ली और एक जानिब औरत की तरफ उंगली उठाई और बताया कि ये मेरी छोटी बहन निगत है और बाकी भी हमारे मेहमान हैं। मुझे ये अंदाज़ा कायम करने में ज़रा सी भी दिक्कत महसूस ना हुई कि इन निस्फ दर्जन अफराद में ज़्यादातर रिफत बीवी ही के हिमायती थे। फरीद बुखारी तो बेचारा अकेला ही नजर आता था। बरामदे में खड़े खड़े कचेरी लगाने का कोई फायदा नहीं था, लिहाजा मैंने रिफत बीवी से कहा, तुम मेरे कमरे में आकर अपना बयान लिखवाओ। और बाकी लोगों पर मैंने वाजे कर दिया कि तुम में से कोई एक फर्द रिफत के साथ मेरे कमरे में आ सकता है। वहां मेला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। बात ख़त्म करते ही मैं अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद रिफत बीबी और इफ्तिखार अली मेरे सामने बैठे हुए थे। मैंने रिफत बीबी की आंखों में देखते हुए निहायत ही हमदर्दाना लहजे में कहा, रिफत बीबी, मुझे तुम्हारी बच्ची की गुमशुदगी का सख्त अफसोस है। मैं इसे जल्द अज़ जल्द तलाश करने की कोशिश करूंगा, लेकिन इस मकसद में कामयाबी के लिए मुझे तुम्हारे ताउन की अशद ज़रूरत है। मैं हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ जी, वो रुहासी आवाज़ में बोली। बताएं मुझे करना क्या होगा? सबसे पहले तो तुम मुझे इस वाक़े की तफसील बताओ। अच्छा जी, बताती हूँ। ये कहकर वो शुरू हो गई और उसने बताया कि गुज़िश्ता रात घर में शादी का हंगामा चल रहा था। खूब गहमा गहमी थी। घर अजीज़ रिश्तेदारों से भरा हुआ था। आधी रात से कुछ देर पहले सब लोग सो गए। फिर आज सुबह जब घर के लोग बेदार हुए तो शर्मीली गायब थी। शर्मीली को घर में न पाकर एक कयामत सी जाग उठी। ये अनहोनी सबके लिए परेशानी का बाइस थी। आज दिन में जरीना उर्फ शर्मीली की बारात आने वाली थी और वो गायब हो गई थी। रिफत बीवी की परेशानी ये थी कि वो लोगों को और खुसूसन बारातियों को क्या जवाब देगी। इसकी तकलीफ अपनी जगह दुरुस्त थी, लेकिन इस कहानी की बहुत सी बातें मेरे जहन को उलझा रही थीं। लिहाजा वो जैसे ही अपना बयान मुकम्मल करके खामोश हुई, मैंने सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर दिया। क्या रात को शर्मीली अकेली सोई थी या इसके साथ कोई और भी था?
इसके साथ इसकी सहेली थी। रिफत ने जवाब दिया। शाहिदा नाम है उसका। शाहिदा और शर्मीली किस कमरे में सोई थीं क्या? मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो रिफत जल्दी से बोली, जी वो दोनों अंदरूनी कमरे में सोई थीं, बाकी सब लोग दूसरे कमरों में और सहन में सोए हुए थे। आज सुबह जब तुम लोग जागे तो शर्मीली अपने कमरे में मौजूद नहीं थी। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। सबसे पहले घर के किस फर्द को पता चला था कि शर्मीली गायब हो चुकी है? शाहिदा ही ने ये अंतोनाक खबर सबको दी थी। इफ्तिखार अली ने पहली मर्तबा गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए बताया। इस वक्त तक घर के पेशतर लोग बेदार हो चुके थे, इक्का दुक्का बस सो रहे थे। ये खबर सुनते ही घर में एक हंगामा जाग उठा। पहले शर्मीली को इधर उधर तलाश किया गया। जब वो कहीं न मिली तो हमने थाने का रुख किया है जनाब, और अब हम आपके सामने बैठे हैं। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक बोझल सांस खारिज की, फिर राजदाराना अंदाज में बोली, थानेदार साहब, जो बाहर रिटायर्ड फौजी बैठा हुआ है ना, मुझे तो पूरा शक है कि शर्मीली को इसी ने गायब किया है। जी हाँ, उसके चचा ने जल्दी से इस बात में गर्दन हिलाई। मुझे भी इस मुच्छल पर शक है जनाब। आप लोग किस बिना पर फरीद बुखारी को शर्मीली की गुमशुदगी का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? मैंने रिफत के चेहरे पर निगाह जमाते हुए सवाल किया। वो तो बरसों से आपका पड़ोसी है, इसकी शर्मीली से या आपसे क्या दुश्मनी हो सकती है? मैं मानती हूँ कि हम लोगों का एक दूसरे के घर में आना जाना भी है, दुश्मनी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन क्या रिफत बीबी? वो जरा सा अटकी तो मैंने फौरन पूछ लिया। बुखारी साहब ने कल रात को जो ड्रामा किया है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रिफत बीबी ने लेकिन की वजाहत करते हुए बताया। इसी वजह से मेरा ध्यान इसकी तरफ जा रहा है। ऐसा रवैया उसने या उसके घर वालों ने पहले कभी नहीं दिखाया था। मैं तो हैरान हूँ कि रात को उसे हो क्या गया था। थानेदार साहब, इफ्तिखार अली अपनी भाभी की तायद में बोला, रिफत बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे खुद भी इस बुखारी की हरकत बहुत नागवार गुजरी थी। देखें जी, अगर किसी आवारा शख्स ने महमूद तिक्के वाले को छुरी मारकर जख्मी कर दिया है तो इसमें हमारा और हमारे घर में आए हुए मेहमानों का क्या कसूर है? रिफत बीवी ने बरहमी से कहा। यह इसकी कोई चाल भी हो सकती है थानेदार साहब, इफ्तिखार अली ने खफकी आमेज अंदाज में कहा। वो इस बहाने घर के अंदरूनी माहौल का जायजा ले रहा था ताकि इसे अपने काम में कोई मुश्किल पेश न आए। मैं तो कहता हूँ जनाब, उसने राजदाराना अंदाज में तवक्कुफ किया और फिर धीमी आवाज में बोला, मैं तो कहता हूँ जनाब कि आप इस फौजी चाचा को जेर तफ्तीश लाकर इससे कड़ी पूछगछ करें तो शर्मीले का कोई ना कोई सुराग मिल ही जाएगा। जरूर जरूर, क्यों नहीं, मैंने तसल्ली भरे अंदाज में कहा। शर्मीली की गुमशुदगी के हवाले से आप लोग जिस पर भी अपना शक जाहिर करेंगे, मैं इससे कड़ी पूछगछ करूंगा और तफ्तीश करूंगा। मैंने थोड़ी देर को रुककर एक गहरी सांस ली, फिर ठहरे हुए लहजे में कहा, आप सिर्फ मुझे इतना बता दें कि रात फौजी चाचा ने आपके घर में किस किस्म की सरगर्मी दिखाई थी। इन दोनों ने मिलजुल कर मुझे जो वाकया सुनाया उसका खुलासा कुछ यूं था कि रिटायर्ड फौजी फरीद बुखारी गांव ही के एक बंदे के साथ खुफिया नोयत की तफ्तीश करता फिर रहा था। इसे किसी ऐसे अजनबी शख्स की तलाश थी जो मामू टिक्के वाले को शदीद जख्मी करके कहीं गायब हो गया था। फौजी चाचा को यकीन था कि मज़कूरा शख्स सोहिद्रा का बसनीक नहीं, लिहाजा वो किसी के घर आया हुआ मेहमान भी हो सकता है। इस रात सबसे ज्यादा मेहमान चूंकि शादी वाले घर में मौजूद थे और ये घर फौजी चाचा का पड़ोस भी था, लिहाजा इसकी तफ्तीश का मरकज भी यही घर बना रहा। अगर इस पूछगछ का दायरा रिफत के घर से बाहर ही रहता तो इन्हें फरीद बुखारी की यह हरकत शायद इतनी नागवार ना गुजरती, लेकिन जब उसने तफ्तीश के बहाने घर के अंदर भी झांकना शुरू किया तो घर वालों को तशवीश हुई। बहरहाल रिफत वगैरह ने एक देरीना पड़ोसी होने के नाते इसके काम में मुदाखलत नहीं की, लेकिन जब आज सुबह जरीना और शर्मीली अपने कमरे से गायब पाई गई तो सबका ध्यान फौरन फौजी चाचा और उसकी रात वाली कार्रवाई की तरफ चला गया और अब ये फसाद रिफत के घर से सफ़र करता हुआ थाने तक पहुंच चुका था। मैंने बड़ी तवज्जो से इन दोनों की बात सुनी और फौरन ये भी महसूस कर लिया कि रिफत बीवी के दिल में तो फौजी चाचा के लिए मुखालफाना जज्बात इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन इफ्तिखार अली के भड़काने ने उसे खासा गर्म कर दिया था। वो अपनी कम और देवर की ज़बान ज़्यादा बोल रही थी। इफ्तिखार के अंदाज से यही झलकता था कि इसे 101% यकीन है शर्मीली की गुमशुदगी में फौजी चाचा के सिवा और किसी का हाथ हो ही नहीं सकता। बहरहाल वो लोग एक फरियाद लेकर मेरे पास आए थे, लिहाजा मैंने गहरी संजीदगी से कहा, आप लोग मुतमईन होकर घर जाएं, थोड़ी देर में मैं भी पहुंच रहा हूं।
ضروری कार्रवाई के लिए। इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द शर्मीली को ढूंढ निकालने की कोशिश करूंगा। और इस मुच्छल फौजी चाचा का आप क्या करेंगे? इफ्तिखार अली ने मुझसे इस्तफसार किया, जो हमारे पीछे ही थाने पहुंचा है और इस वक्त बाहर बरामदे में बैठा हुआ है। इसके खिलाफ मैंने आपकी शिकायत सुन ली है, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। आप लोगों के जाने के बाद मैं फरीद बुखारी से कड़ी पूछगछ करूंगा। अगर वो इस मामले में मुलविस पाया गया तो इत्मीनान रखें, वो सजा से नहीं बच सकेगा। मुझे तो मेरी बच्ची वापस मिल जाए बस, रिफत बीवी ने गुलूगीर आवाज में कहा। मुझे कोर्ट कचहरी और मुकदमेबाजी का कोई शौक नहीं है। भाभी आप ज्यादा परेशान ना हो, इफ्तिखार अली ने रिफत की जानिब देखते हुए कहा। थानेदार साहब बहुत जल्द शर्मीली को ढूंढ निकालेंगे और अगर वो मुच्छल हमारी बच्ची की गुमशुदगी में मुलविस है तो फिर थाना कचहरी भी होगी और इस बदमाश को सख्त सजा भी मिलेगी। शर्मीली बारात आने से पहले मिल जाएगी ना थानेदार साहब? वो हसरत भरी नजर से मुझे देखते हुए बोली। मेरी नाक नहीं कटना चाहिए जनाब। रिफत बीबी मेरी कोशिश तो यही है कि तुम्हारी बेटी जल्द से जल्द बाजियाब हो जाए, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। आगे अल्लाह की जो मर्जी, तुम भी शर्मीली के मिलने के लिए दुआ करो। थोड़ी देर बाद मैंने रिफत बीबी को तसल्ली तशफ़ी देकर उसके देवर के साथ रवाना कर दिया और फरीद बुखारी अल मारूफ बे मुच्छल फौजी चाचा को अपने पास बुला लिया। उसने मेरे सामने बैठने के बाद ताज़ा तरीन सूरत हाल की वजाहत के लिए मुंह खोला ही था कि मैंने जल्दी से कहा, बुखारी साहब आपको अपनी सफाई पेश करने की कतन कोई ज़रूरत नहीं। मुझे यकीन है कि रिफत बीबी की गुमशुदा लड़की वाले मामले में आपका कोई हाथ नहीं। आपने जिस खुले डुले अंदाज में इस अजनबी बदमाश को ढूंढने की कोशिश की है, इसी ने इन लोगों को आप पर शक जाहिर करने का मौका फराहम किया है। मुझे अपने निशाना बनने या मूरिद इल्ज़ाम ठहराए जाने की ज़रा भी परवाह नहीं मलिक साहब, क्योंकि मैं जानता हूँ कि शर्मीली की गुमशुदगी से मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। वो गहरी संजीदगी से बोला। रिफत के घर में शादी की वजह से इतने ज़्यादा लोग जमा थे कि मैं घर में दाखिल हुए बगैर फर्दन फर्दन उनका जायज़ा नहीं ले सकता था, लिहाजा मुझे ये तरीका इख्तियार करना पड़ा। मैंने जो कुछ भी किया है वो कानून की मदद करने के लिए किया है, लेकिन अफसोस कि हमारा मतलूबा बंदा तो ना मिल सका और ये एक नया फड्डा उठ खड़ा हुआ। ये एक हकीकत है कि मामू को जख्मी करके फरार होने वाले शख्स का, और ये भी एक ठोस सच्चाई है कि शर्मीली अपने घर से गायब हो चुकी है। मैंने बुखारी की आंखों में देखते हुए तजज़ियाती अंदाज में कहा, मेरी मालूमात के मुताबिक वो बंदा अभी तक सोहिद्रा के अंदर ही कहीं छुपा हुआ है। अगर वो यहाँ से फरार होने की कोशिश करता तो मेरे अमले की नज़र से बच नहीं सकता था, और यही बात मैं जरीना उर्फ शर्मीली के लिए भी कहूँगा। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके मायना खेज नज़र से बुखारी को देखा, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, वो अपने घर से गायब हो चुकी है। वो अपनी मर्जी से गई है या कोई ज़बरदस्ती उसे उठाकर ले गया है, इस बात का फैसला बाद में किया जा सकता है। सरे दस्त में दावे से कह सकता हूँ कि वो भी अभी तक मौजा सोहिद्रा के अंदर ही कहीं मौजूद है। वो भी अगर सोहिद्रा को छोड़ने का इरादा करती तो बचकर नहीं जा सकती थी। मैंने रात ही में निगरानी का ऐसा बंदोबस्त कर दिया था कि सोहिद्रा से बाहर जाने वाला कोई शख्स भी कानून की नज़र में आए बगैर एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। मलिक साहब, वो सरसराती हुई आवाज़ में बोला, कहीं शर्मीली की गुमशुदगी में भी उसी बदमाश का हाथ तो नहीं जिसने रात मामू को शदीद जख्मी कर दिया था? ऐसा हो सकता है, और आपकी तरह मेरा जहन भी इसी अंदाज में सोच चुका है, मैंने अस्पात में गर्दन हिलाते हुए कहा। अब हमें घर घर घुसकर तलाशी लेना होगी। फिर वही बात कि ऐसा करेंगे तभी हमें कामयाबी मिल सकेगी। आप खैर तो ठीक ही रहे हैं मलिक साहब, वो पुरख्याल अंदाज में बोला, लेकिन मेरा ध्यान किसी और तरफ भी जा रहा है। किस तरफ? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। अगर हम फर्ज कर लें, और जैसा कि मौजूदा हालत भी किसी जानिब इशारा करते हैं कि मामू को शदीद जख्मी करने वाला वो लफंगा ही शर्मीली की गुमशुदगी का जिम्मेदार है, तो फिर ये भी तय है कि ये काम एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया है। शर्मीली अपनी मर्जी से गायब हुई है, और वो भी अपनी रुखसती से एक रात पहले। मुझे तो ये कोई आशिकी माशूकी का चक्कर नजर आ रहा है जनाब। लम्हाती तवक्कुफ के बाद उसने इन अल्फाज में इजाफा किया, अगर शर्मीली को ज़बरदस्ती अगवा किया जाता तो शादी वाले घर में कोई ना कोई अफरा तफरी तो यकीनन फैलना चाहिए थी ना। रात को सब ठीक ठाक सोए और सुबह पता चला कि दुल्हन ही घर में मौजूद नहीं। या तो शर्मीली खुद अपनी मर्जी से कहीं गई है जनाब,
और या फिर घर کے کسی فرد نے اس سلسلے میں اس کی معاونت کی ہے۔ یہ اغوا کا معاملہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بخاری صاحب، میں آپ کے تجزیے سے کافی حد تک اتفاق کرتا ہوں، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میرے ذہن نے فوری طور پر جو لائحہ عمل ترتیب دیا ہے اس کی روشنی میں ہمیں 2 محاذوں پر نبرد آزما ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک محاذ میرا ہے اور دوسرا آپ کا۔ یہاں تک تو میں سمجھ گیا ہوں جناب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اب آپ آگے فرمائیں۔ میں نے فرمایا، آپ نے مجھے کل 15 افراد فراہم کیے تھے، جن میں سے 2 اسلم اور جاوید کو میں نے اپنے ایک کانسٹیبل کے ساتھ لگا رکھا ہے۔ باقی 13 کی مدد سے آپ سوہدرا کے چاروں جانب ایک گھیرا سا بنا لیں گے تاکہ شرمیلی اور مطلوبہ بدمعاش میں سے کوئی یا وہ دونوں ایک ساتھ کہیں جانے کی کوشش کریں تو آپ لوگ انہیں فوراً قابو کر لیں۔ اب ہمیں ان ہی خطوط پر سوچنا ہے کہ وہ دونوں ساتھ ہیں۔ میں نے اتنا کہہ کر تھوڑا توقف کیا اور پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں اضافہ کیا۔ آپ چونکہ شرمیلی کے پڑوسی بھی ہیں اور آپ نے کسی عاشقی معشوقی والے معاملے کی نشاندہی بھی کی ہے، اس لیے اس معاملے کی جڑ کھودنا بھی آپ ہی کے فرائض کا حصہ ہے۔ آپ اپنے گھر کی خواتین سے مدد لیں اور جلد از جلد یہ پتہ چلانے کی کوشش کریں کہ شرمیلی اس شادی پر راضی بھی تھی یا اس کے گھر والے زبردستی بیاہ کر رہے تھے، اور اگر وہ واقعی فاروق نامی چندر کلاں کے اس جوان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تو پھر اس کا رجحان کس طرف تھا؟ آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ یہ کام تو میں کر لوں گا، اب ذرا آپ اپنے مشن کے بارے میں بھی تو بتائیں۔ میں اپنے عملے کے 2-3 افراد کے ساتھ فوراً رفعت بی بی کے گھر جا رہا ہوں، میں نے بخاری کو اپنے پروگرام سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ سب سے پہلے تو جائے وقوع کا جائزہ لینا ضروری ہے، علاوہ ازیں شاہدہ نامی اس لڑکی کا کڑا انٹرویو بھی اہم ثابت ہوگا جو شرمیلی والے کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ میں نے ذرا دیر کو رک کر سانس درست کی اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد ہم خانہ تلاشی کا سلسلہ شروع کریں گے۔ میری خواہش اور کوشش تو یہی ہے کہ شرمیلی کی بارات کی آمد سے پہلے ہی اسے برآمد کر لوں، بشرطے کہ وہ ابھی تک گاؤں کے اندر موجود ہو۔ بخاری نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ فرید بخاری عرف فوجی چاچا کا آخری جملہ بڑا پرمعنی اور فکر انگیز تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے اندر سے ایک صدا ابھر رہی تھی کہ زرینہ عرف شرمیلی سوہدرا ہی میں سے ملے گی۔ یہ چھٹی حس کا اشارہ بھی ہو سکتا تھا کیونکہ زرینہ عرف شرمیلی آدھی رات کے بعد ہی گھر سے نکلی تھی اور میں اس سے بہت پہلے موضوع سوہدرا کی ناکہ بندی کا تسلی بخش انتظام اور بندوبست کر چکا تھا۔ شرمیلی اپنی شادی سے 1 رات پہلے گھر سے غائب ہو گئی تھی، تو اس کا صاف مطلب یہی تھا کہ وہ اس شادی کے لیے راضی نہیں تھی۔ صحیح صورتحال کا اندازہ جائے وقوع پر پہنچنے کے بعد ہی لگایا جا سکتا تھا۔ ماموں والے واقعے میں جن افراد نے حملہ آور کو بہت قریب سے دیکھا تھا